हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध कहानी चंदनहार, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसे ही चर्चित साहित्यकारों की चर्चित कहानियाँ मैं अपने चैनल पर समय समय पर डालती रहती हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चंदनहार। युक्तप्लेस के कुंज के पास जालिम सिंह रुक गया और अपने सर पर ट्रंक और पीठ पर बिस्तर और कंधे पर राइफल उठाए हुए उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। वह 4000 फुट की चढ़ाई चढ़कर आया था। उसकी नज़रों के नीचे पहाड़ी घाटियां और ढलानें गिरती जा रही थी और चीरों से भरे हुए जंगल फिसलते जा रहे थे और सबसे परे सोन की चमकीली नदी किसी नागिन की तरह बल खाती हुई चोटी के समान घाटी की कमर पर उतरती जा रही थी। जालिम सिंह ने मुस्कुराकर इत्मीनान का सांस लिया। यह दृश्य उसका बरसों का देखा भाला था। हाथ ही रेखाओं के समान वह इसके एक एक नक्श को जानता था। नथुने खोलकर उसने अपने देश की हवाओं को सूंघा और उसके नथुनों में चीड़ के जीगन और युक्तप्लेस के इलायचियों की सुगंध बस गई और उसने मुंह खोलकर ठंडी, ताजा और कोमल समीर से 2-3 बार पूरी तरह अपने फेफड़ों को भर लिया। फिर उसने अपने सर से लोहे का काला ट्रंक उतारा जिस पर सफ़ेद अक्षरों में सूबेदार जालिम सिंह लिखा हुआ था। ट्रंक उतारकर उसने नीचे जमीन पर रख दिया। पीठ हिलाकर बिस्तर को नीचे गिरा दिया। फिर कंधे से राइफल को सावधानी से उतारकर एक चट्टान से टिका दिया और खुद बड़े बड़े फौजी बूटों से शोर मचाता हुआ यूकलिप्टस के कुंज के अंदर बहने वाले सोते की ओर चला गया। उसके कदमों से कई छोटे छोटे पत्थर उछलकर लुढ़के और लुढ़ककर गुडुप की आवाज पैदा करते हुए सोते में गिर गए। वह सोते के किनारे नरम हरी रेशमी दूब पर लेट गया, जिस तरह वह बचपन में इस सोते के किनारे लेटा करता था। फिर उसने धूप की जलन से जलते हुए तांबे के रंग जैसे गालों को सोते के पानी से धोया। पहले उसने दाएं गाल को पानी की सतह पर रखा। उसे ऐसा लगा जैसे ठंडी मलाई की कई परतें उसके गाल से छू रही हैं। फिर उसने बाएं गाल को पानी से ठंडा किया। फिर एक गहरी खुशी के विचार से उसने अपना पूरा चेहरा पानी में डुबो दिया और देर तक वह सांस रोक आंखें खोले पानी की तह में उबलने वाली रेत और धीरे धीरे कांपने वाले फीरन के चमकीले पत्तों को देखता रहा, यहां तक कि पानी की ठंडक उसके दिल तक उतर गई। फिर पानी के धारों में अपनी सांस के स्वच्छ बुलबुले छोड़ता हुआ वह सोते से अपना चेहरा निकालकर कोहनियों का सहारा लेकर उठ बैठा। यूकलिप्टस की एक डाल पर बैठे कौवे ने जोर से कांव कांव की। जालिम सिंह चौंक गया। उसने अपने करीब से एक पत्थर उठाकर कौवे की ओर जोर से मारा। कौवा कांव कांव करता हुआ उड़ गया। जालिम सिंह अपने आप हंसने लगा। शायद उसके घर की मुंडेर पर कोई कौवा इस वक्त बैठा हुआ इसी तरह कांव कांव करता हुआ करतारों को आने वाले मेहमान के शुभागमन का संदेश दे रहा होगा। वह 3 साल के बाद अपने घर लौट रहा था। उसने करतारों को खत लिख दिया था और इस वक्त जिस धड़कते हुए दिल से वह करतारों तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था, उसी धड़कते हुए दिल से उसकी प्यारी बीबी भी उसका इंतजार कर रही होगी। 3 साल पहले जब वह करतारों से विदा होकर आया था तो इसी यूकलिप्टस के कुंज तक उसकी बीबी उसे छोड़ने के लिए आई थी और जो कपड़े वह उस वक्त पहने हुए थी, उन्हीं कपड़ों में जालिम सिंह इस वक्त करतारों को अपने विचारों में उभरता हुआ देख रहा था। करतारों का बूटा सा कद सुडौल यूकलिप्टस की डाली के समान और पतले तीखे नाजुक नक्सिक और नीली साटन की लंबी फूलदार कमीज में उसकी कमर लचकती हुई और कूल्हे डोलते हुए अचानक रक्त बड़े जोर से नाड़ियों में बजने लगा। उसकी गूंज उसके कानों में इतनी ऊंची थी मानो आसपास के पहाड़ों की घाटियां और वादियां उसके खून की गूंज से भर गई हों। वह करतारों तक पहुंचने का इंतजार बड़ी मुश्किल से कर सकता था, जबकि घर अब बहुत दूर न था। यूकलिप्टस के कुंज से परे आधे कोस के अंतर पर ढक्की की ओट में था, मगर वहां तक पहुंचने का इंतजार कौन करे। ऐसे अवसरों के लिए हेलीकॉप्टर होना चाहिए।
हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए वह उसे सीधा अपने घर की छत पर उतार सकता था और गर्वित भाव से दोनों बाहें फैलाकर करतारों को आवाज दे सकता था, माखियो, मैं आ गया। वह करतारों को प्यार से माखियो कहता था, जिसका अर्थ पहाड़ी भाषा में शहद होता है। उसकी करतारों वास्तव में शहद के समान मीठी थी और ऐसे ही नरम और घुलने वाली और ऐसे ही सुनहरी रंगत वाली। उसकी सुनकर घर के आंगन के काम करने वाली करतारों कैसी हैरत से चौंक जाती और सिर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी सोते के समान चमकीली आंखों से उसकी ओर ताकने लग जाती और मुंह से कुछ ना बोल सकती। और वह घर की छत से छलांग लगाकर नीचे आंगन में कूद पड़ता और करतारों को अपने सीने से लगा लेता। खून इतने जोर से गूंजने लगा था कि गाल किसी अंदरूनी गर्मी से ऐसे तमतमा रहे थे जैसे किसी ने तांबे को आग पर रख दिया हो। जालिम सिंह ने जल्दी जल्दी ओक में पानी भरकर अपने चेहरे पर फेंका, 2, 3, 4 बार। जब सोते के एक बर्फीले पानी के स्पर्श से उसका चेहरा फिर ठंडा हुआ तो एकदम सोते के किनारे पर खड़ा हो गया और पलटकर उसने चट्टान से टिकी हुई राइफल को अपने कंधे से लटका लिया, बिस्तर को अपनी पीठ पर लाद लिया और काले ट्रंक को उठाकर, जिसमें उसके कपड़े और करतारों और चंदन के लिए उपहार भरे हुए थे, अपने सर पर लाद लिया और फिर तेज तेज कदमों से अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह प्रार्थना करता रहा कि रास्ते में उसे कोई ना मिले। करतारों को देखने से पहले वह अपने गांव के किसी आदमी से नहीं मिलना चाहता था। वह 3 साल के बाद अपने गांव आ रहा था, इसलिए अच्छी तरह जानता था कि अगर रास्ते में गांव का आदमी मिल भी गया तो वह पहले तो उससे 5 मिनट तक गले मिलता रहेगा, फिर कंधे पर हाथ मारते हुए उसका हालचाल पूछता रहेगा, फिर लहकते हुए आवाज में खेतों में काम करते हुए अपने दूसरे गिराइयों को बुलावे पर बुलावा देगा, ओ बंता सिंहा, ओ मोहम्मद दीना, ओ कादरे, ओ पेड़ा, राम सूरदे पुत्र, देख कौन आया है, अपना गिराई, सूबेदार मेजर जालिम सिंह। नतीजा यह होगा कि गांव की सीमा में दाखिल होकर भी 3 घंटे से पहले अपने घर ना पहुंच सकेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे गांव के लोग उसकी करतारों और उसके भाई चंदन सिंह के सिवा मर जाएं, कुछ पल के लिए, या सो जाएं या अंधे हो जाएं, कुछ मिनटों के लिए, बस कुछ मिनटों के लिए। और जब उसने सोचा कि ऐसा किसी तरह हो ही नहीं सकता तो उसने चलते चलते अपना रास्ता बदल दिया। वह तारस नाले में घुस गया, जो गांव के पिछवाड़े ढक्की के नीचे एक खतरनाक ढाल पर बहता था। ढक्की के ऊपर गांव था, गांव से परे दूसरी ओर की हरी भरी ढलानों पर खेत थे, मगर यहाँ से वह किसी को न देख सकता था, न कोई उसे देख सकता था, क्योंकि गांव ऊपर ढक्की पर आबाद था और वह तारस नाले के किनारे किनारे जंगली अखरेटों के घनेरे सायों में चल रहा था और बड़ी सावधानी से कदम उठा रहा था, क्योंकि ढलान बहुत खतरनाक थी और यहाँ से गांव तक जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। मगर वह एक रास्ता जानता था, बचपन का रास्ता, फिसलवां चट्टानों में गुजरता हुआ एक खतरनाक रास्ता, जिसे केवल बकरियां इस्तेमाल करती थी। यह कभी कभी गांव के बच्चे सबकी नजरों से छिपकर गिरते पड़ते फिसलते हुए नीचे तारस नाले के किनारे अखरोटों के जंगल में पहुंच जाते थे और अखरोट तोड़ तोड़ करके खाते थे। यह रास्ता बिल्कुल उसके घर के पीछे से निकलता था। इस रास्ते पर चलते हुए न वह गांव के किसी आदमी की नजरों में आ सकेगा, बल्कि स्वयं करतारों को भी बहुत पहले उसके आने की खबर ना होगी और वह केवल उसी वक्त उसे देख सकेगी जब वह घर के दरवाजे पर खड़ा होकर आंगन में आवाज देगा, माँ खियो। चलते चलते वह अचानक सहम गया और सहम कर खड़ा हो गया। उसके रास्ते में 2 नीली चट्टानों के बीच उगे हुए अखरोट के पेड़ पर 2 लड़के बैठे थे और अखरोट तोड़ते हुए रुक गए थे और आश्चर्य से उसकी शानदार वर्दी और उसकी चमकती हुई राइफल को देख रहे थे। कुछ मिनटों में ये बच्चे बकरियों की तरह उछलते कूदते चट्टानों को छलांगते ऊपर ढक्के पर पहुंच जाएंगे और चिल्ला चिल्लाकर उसके आगमन का ऐलान कर देंगे। उसने हाथ के इशारे से उन दोनों लड़कों को नीचे उतरने का इशारा किया। कुछ देर तक वह लड़के अखरोट की डाल पर निश्चल बैठे रहे, फिर उसके चेहरे की गंभीरता देखकर सहमे हुए नीचे उतर आए। जालिम सिंह ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर सेलोफोन के एक लिफाफे में भरी हुई टॉफियां निकाली। ये टॉफियां वह करतारों के लिए लाया था। 4 टॉफियां उसने उन लड़कों को देख कर कहा, लो। लड़के झिझके। लो, उसने सख्ती से कहा, अंग्रेजी मिठाई है। अंग्रेजी मिठाई का नाम सुनकर उन दोनों के हाथ बढ़ गए। जालिम सिंह के हाथ से राइफल को झुलाकर कहा, अगर
तुमने किसी को बताया कि जालिम सिंह गांव में आया है तो गोली मार दूंगा, समझ गए? भय और डर के कारण लड़कों की आंखों की सफ़ेदी तैरती हुई मालूम हुई। उन्होंने धीरे से सर हिलाया, मगर डर के मारे उनके गले से कोई आवाज़ ना निकल सकी। जालिम सिंह आगे बढ़ गया। आगे जाते जाते मुस्कुराने लगा। उसे मालूम था कि अब 1 घंटे तक तो इन लड़कों की हिम्मत न होगी कि ऊपर ढक्की पर जा सकें। उसे मालूम था कि लड़के अब भी उस अखरोट के पेड़ के नीचे खड़े खड़े उसे ताक रहे हैं, मगर उसने पलटकर देखना उचित ना समझा, नहीं तो शायद डर का प्रभाव टूट जाता। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता गया और बिल्कुल उस ढलवान पर जा पहुंचा जिसके ऊपर चढ़कर वह सीधा अपने घर के पिछवाड़े पहुंच सकता था। यहाँ पर लगभग कोई रास्ता नहीं था। मालूम होता था बहुत दिनों से किसी ने इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया है, या बच्चों ने नीचे तारस नाले तक पहुंचने का कोई दूसरा सररा खोज लिया है। यहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टानें थीं जो जमीन पर बहुत फिसलवां थी। जगह जगह सौंफ की झाड़ियों और बेरियों की झाड़ियाँ, उदी बेरियाँ, लाल बेरियाँ, चिट्टी बेरियाँ और बादाम बेरियाँ, जिनका रंग बादाम की तरह हल्का पीला होता है लेकिन जो स्वाद में सबसे मीठी होती हैं। 3 साल से उसने बादाम बेरियाँ नहीं चखी थी। 3 साल से वह करतारों के होठों के स्वाद से अपरिचित था। रास्ते भर ऊपर चढ़ते चढ़ते बादाम बेरियाँ चखते चखते क्यों उसके विचारों में करतारों बार बार आ जाती थी और उसके हर एक विचारों में गड़बड़ हो जाती थी। उसने अपने कदम तेज कर दिए। चढ़ाई का अंतिम भाग उसके बड़ी मुश्किल से तय किया। यहाँ फौजी जानकारी उसके काम आई थी। बिल्कुल अंतिम चट्टान पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जहाँ पर वह खड़ा था उस जगह और ऊपर की चट्टान तक के नीचे के फासले में केवल पौन गज का अंतर था। लेकिन वह ऊपर तक कैसे पहुंचे इस बोझ को लिए हुए? उसने बड़ी सावधानी से अपने दोनों हाथों में ट्रंक को सर से उठाकर ऊपर किया और दोनों बाहें उठाकर और एड़ियां उठाकर अपने शरीर की पूरी ताकत से ट्रंक को ऊपर की चट्टान पर धकेल दिया। फिर एकदम छलांग लगाकर जो वह उछला तो उसकी दोनों बाहें ऊपर की ओर चट्टान पर जम गईं और बाकी का शरीर नीचे हवा में लटकने लगा। उसने जोर लगाकर बंदर के समान लहराकर जो उछाल मारी तो हाजी जंटल बार के समान चट्टान को इस्तेमाल करते हुए झूलकर ऊपर कूद गया। ऊपर कूदते हुए लंबी लंबी घास ने उसे अपनी गोद में ले लिया। यह घास घर के पिछवाड़े में उगी हुई थी। इस घास में अपने आप उगने वाली भांग के पौधे थे और पोस्त के पौधे और कहीं कहीं सौंफ की झाड़ियाँ और लौकी की बेलें छत से जमीन तक फैली हुई थी और उसके बड़े बड़े पत्तों से एक विचित्र कड़वी सी महक आती थी जो उसे इस वक्त बड़ी अच्छी मालूम हुई। कुछ समय तक वह घास पर खामोशी से लेटा रहा। खामोशी, गहरा सन्नाटा, जैसे सारा वातावरण सो रहा हो और करतारों उसके चेहरे पर झुकी धीरे धीरे सांस ले रही हो। घबराकर वह उठ बैठा। ट्रंक को उसने फिर सिर पर उठा लिया और दबे दबे पांव से चलता दीवार से लगता लगता वह अपने घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खुला था और दरवाजे के चौखटे में दूर अंदर छते हुए बरामदे में एक कोने में चूल्हे के पास बैठी हुई करतारों उसे नजर आ गई। लेकिन करतारों उसे न देख सकी क्योंकि उसकी पीठ जालिम सिंह की ओर थी, मगर वह करतारों के उलझे हुए बाल देख सकता था और लहराती हुई चोटी और उदय रंग के फूलों की कासनी सलवार और कमीज और उसके भरे भरे हाथों में कोहनियों और पास गड्ढे से पड़ते हुए और सोने में तरासे हुए मानो उसकी आंखों में चमकने लगे। और उसमें होठ दबाकर बड़ी सावधानी से ट्रंक अंदर एक कोने में रख दिया और फिर बिस्तर और फिर बहुत ही होशियारी से झुककर दबे पांव बरामदे की ओर बढ़ने लगा। मगर उसके बूट फौजी थे, इसलिए कुछ कदम चलकर ही वह आंगन की मिट्टी में दबे हुए किसी पत्थर से लगकर बज उठे और करतारों ने चौंक कर और मुड़कर एक पल के लिए पीछे देखा और देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे एकदम लालिमा के लाल बादलों ने उसके चेहरे पर अपना रंगीन आंचल डाल दिया हो। वह बैठी बैठी और झुक गई और मुंह मोड़कर उसने अपना चेहरा अपने घुटनों में छिपा लिया। 2-3 लंबे लंबे डग भरते हुए जालिम सिंह ने करतारों को जकड़ लिया और उसे अपनी दोनों बाहों में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और करतारों का दम रुकने लगा और हंडिया में चलाने वाली डोई हाथ से गिर गई और वह अपने पति के सीने से लगी लगी सिसकने लगी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब जालिम सिंह के सीने की
धमक कुछ कम हुई तो उसने उसी तरह आंगन में खड़े करे करतारों को अपने सीने से लिपटाए हुए प्रश्न किया, चंदन कहाँ है? जालिम सिंह को अब अपने भाई की याद आई थी। जवाब में करतारों कुछ ना बोली, केवल जालिम सिंह ने इतना अनुभव किया कि जैसे करतारों का शरीर एक बार जोर से लरच कर कांपा, फिर उसके हाथों में बर्फ के समान ठंडा हो गया। बात क्या है? बोलती क्यों नहीं? चंदन सिंह कहाँ है? जालिम सिंह ने करतारों को अपने सीने से अलग करने की चेष्टा करते हुए पूछा, लेकिन करतारों उसके सीने से नहीं हटी और भी जोर से चिमट गई और मुंह छिपाकर बिलखने लगी। बात क्या है करतारों, बताती क्यों नहीं हो? क्या चंदन सिंह मर गया है? कोई जवाब दिए बिना करतारों ने धीरे से इनकार में सिर हिलाया। फिर क्या किसी दूसरे गांव गया है? करतारों ने फिर इनकार में सिर हिलाया। फिर कहाँ है वह? जालिम सिंह ने जरा सख्ती से पूछा। तुम्हारे आने का समाचार सुनकर भाग गया है, करतारों सिसकियों के बीच बोली। अब उसकी पतली पतली गुलाबी उंगलियां जालिम सिंह के सीने को टटोल रही थी। भाग गया है? क्यों? जालिम सिंह की समझ में कुछ नहीं आया। चंदन उसका छोटा भाई था। माँ बाप मर चुके थे, इसलिए जालिम सिंह चंदन सिंह को अपना भाई ही नहीं अपना बेटा भी समझता था। बड़े लाड और चाव से उसने चंदन सिंह की परवरिश की थी और दोनों भाइयों में बहुत प्यार भी था। इसलिए जालिम सिंह की समझ में कुछ भी नहीं आया कि करतारो क्या कह रही है। करतारो का चेहरा सरक सरक कर ऊपर उठा और उसके कान तक पहुंच गया। करतारो के होठ उसके कान से जा लगे और उसकी गरम गरम सांस की भाप जालिम सिंह को बहुत अच्छी मालूम हुई। करतारो धीरे धीरे सिसकियों के बीच जालिम सिंह के कान में कुछ कहने लगी। कुछ पल के बाद जालिम सिंह ने करतारो को ऐसे अपनी गोद से गिरा दिया जैसे अब तक वह किसी सांप को अपने सीने से लगाए हुए बैठा था। वह फटी फटी नजरों से करतारो की ओर देखने लगा। उसका खून अंदर ही अंदर बर्फ के समान जमने लगा। उसका गला रुकने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंठ में बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। अचानक वह चीख कर बोला, सच कहती हो? क्या वास्तव में सच कहती हो? करतारो उसकी बाहों से गिरकर जमीन पर लेटी थी। 2-3 बार उसने बेबसी और मजबूरी में अपनी बाहें हिलाई और उसी तरह सिर छिपाए जमीन पर गिरी और सिसक सिसक कर रोती रही, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। अचानक जालिम सिंह ने अपनी राइफल को जोर से पकड़ लिया। फिर उसने हाथ के एक ही झटके में करतारों को उठाकर जमीन पर खड़ा कर दिया और बरामदे की दीवार से लगी एक कुदाली को उठाकर करतारों के हाथ में देकर बोला, चल मेरे साथ। करतारो भयभीत नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? ज्यादा बकवास न कर, मेरे पीछे पीछे चलिया। जालिम सिंह गरज कर बोला। इतना कहकर वह घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। कांपती हुई करतारो भी उसके पीछे पीछे हो ली। पश्चिमी ढलवान पर कुछ बकरियां चल रही थी और एक कुत्ता उसकी रक्षा कर रहा था। जालिम सिंह ने पहचान लिया, यह उसका डब्बू कुत्ता था। डब्बू! जालिम सिंह ने जोर से पुकारा। डब्बू अपने स्वामी को पहचानकर तीर की सी तीव्रता से भागा और भागते भागते अंतिम छलांग में जो उछला तो जालिम सिंह के कंधों पर, मगर जालिम सिंह ने उसे केवल एक पल के लिए अपने कंधों पर रहने दिया। फिर डब्बू को हटाकर वह करतारों से कहने लगा, चंदन सिंह का कोई कपड़ा घर पर हो तो कुत्ते को सूंघाने के लिए लेकर आओ। वैसे मैं जानता हूँ कि वह भागकर कहाँ गया होगा, मगर अपना कुत्ता भी सहायता कर सकता है। डब्बू बहुत होशियार है। दिन भर वे पहाड़ों और जंगलों में चलते रहे। करतारो बार बार थक जाती और बार बार जालिम सिंह को अपनी कमजोर आवाज और विवश स्वर में कुछ इस तरह वापस घर जाने के लिए कहती कि जालिम सिंह का गुस्सा दूना हो जाता और वह बड़ी सख्ती से उसे डांट देता और आगे बढ़ जाता। डब्बू ने भी कुछ गंध पा ली थी और अब वह बड़ी खुशी से आगे आगे झाड़ियों के चारों ओर घूमता हुआ पेड़ों के तनों को और रास्ते में आने वाली चट्टानों के चारों ओर उगी हुई घास को सूंघता हुआ आगे आगे चल रहा था। और उसकी आंखों में ऐसी खुशी की सी चमक थी जैसे वह अपने भाई चंदन से मिलने जा रहा हो। डब्बू चंदन से बहुत प्यार करता था और जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना चाहता था। वहीं गया है, आगे आगे तेजी से दौड़ने वाले डब्बू के रास्ते की सिमत देखकर जालिम सिंह ने अंदाजा लगाया। एक बार जालिम सिंह ने चंदन सिंह को उसके लड़कपन में मारा था और मार खाकर चंदन सिंह डर के मारे गांव से बाहर भाग गया था और चीड़ के जंगलों के ऊपर शाही पीर की चोटी पर चला गया था। इस चोटी पर लाखों बरसों की बर्फ ने घुल घुल कर चट्टानों को नंगा कर दिया था और कुछ चट्टानों के अंदर दरारें डाल डालकर उनमें विचित्र सी मेहराबें बना डाली थी और एक बहुत बड़ी गुफा जहां बरसात और बर्फ के तूफानों में अचानक घिर जाने वाले चरवाहे अपने मवेशियों समेत आसरा लेते थे। 2 दिन तक खोजने के बाद जालिम सिंह ने चंदन सिंह को उसी गुफा में पाया था। वह और उसके बाद जब भी जालिम सिंह की किसी बात पर चंदन सिंह से लड़ाई होती थी,
चंदन सिंह रूठकर उसी गुफा में जाकर आसरा लेता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका भाई वहीं पर उसे मनाकर ले जाने के लिए आएगा। तीसरे पहर के करीब के शाह पीर की चोटी पर पहुंच गया। यह जगह बहुत सुंदर थी। दूर दूर मीलों तक पहाड़ी सिलसिले उठते गिरते गगन को चूमते नजर आते थे। चट्टानों की मेहराबें ऐसी सुंदरता से कटी हुई थी मानो बर्फ के हाथों ने नहीं बल्कि इंसानी हाथों ने उनका निर्माण किया हो। मगर जालिम सिंह की आंखें इस समय किसी सुंदरता को न देख सकती थी। एक मेहराब के पास पहुंचकर डब्बू जोर से भौंकने लगा। जालिम सिंह ने अपने कंधे से राइफल उतार ली। क्या करते हो, क्या करते हो? करतारों ने सिसक कर कहा। वह तुम्हारा भाई है चंदन, मगर उसने मेरी इज्जत पर डाका डाला है। इतना कहकर जालिम सिंह ने करतारों को धक्का दिया और अपना दामन छुड़ाकर कुत्ते के पीछे भागने लगा। कुत्ते की आवाज और कदमों की चाप सुनकर एक आदमी मेहराब के पीछे से निकला। उसकी नजरों में तीसरे पहर का सूरज था। माथा चौड़ा था, आंखें कमल के समान खुली हुई, कोई 20 बरस का नौजवान। जालिम सिंह के समान ऊंचा पूरा कद, मगर जालिम सिंह के समान मजबूत नहीं, बल्कि दुबला पतला और किसी हद तक नाजुक। उसके खड़े होने के भाव में भी एक विचित्र सा लोच था और कविता जैसे उसके अंग अंग में घुली हुई थी। वह बहुत सुंदर था। उसकी सुंदरता जिस पर कभी जालिम सिंह को गर्व था, इस समय वही सुंदरता जालिम सिंह को एक तमाचे के समान प्रतीत हुई। उसने राइफल सीधी कर ली। भैया! दोनों बाहें खोलकर चंदन चिल्लाया। वहीं खड़े रहो, जालिम सिंह ने कड़क कर कहा और निशाना साधा। भैया मेरी सुनो। मगर चंदन सिंह का मुंह खुले का खुला रह गया। जालिम सिंह ने उसके दिल में गोली मार दी थी। एक पल के लिए चंदन पत्थरों की नीली मेहराब तले निश्चल खड़ा रहा और फिर चकरा कर नीचे गिर पड़ा और एक पत्थर की सिल पर ठंडा हो गया। राइफल की आवाज दूर दूर तक पहाड़ों में गूंजी, जैसे बारी बारी भिन्न भिन्न दिशाओं से राइफलें चल रही हों। दूर ऊपर आकाश में कोई चील चिल्लाई। फिर चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। जालिम सिंह करतारों की ओर मुड़ा। करतारों अपना फक चेहरा लिए खड़ी थी। उसकी फटी फटी आंखों में भय झांक रहा था और होठ ऐसे बेरंग थे जैसे किसी ने उन होठों का सारा खून चूस लिया हो। जालिम सिंह ने उसके हाथ से कुदाल छीनकर कहा, मैं नीचे कोई खड्ड खोदता हूं इसे गाड़ने के लिए। तब तक तुम इस लाश को देखती रहो। करतारों कुछ नहीं बोली। न उसकी आंखों में एक आंसू था, न उसके होठों पर एक शब्द। वह खामोश वहीं की वहीं खड़ी रही और जब जालिम सिंह कुदाल हाथ में लिए चट्टानों पर छलांगता हुआ दूर कहीं नीचे चला गया और आंखों से ओझल हो गया, तो वह धीरे धीरे डरती डरती लाश के पास आई। देर तक उसे घूरती रही। धीरे धीरे उसके उदास चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट आई और वह धीरे से उलाहना भरे स्वर में बोली, मुझे ठुकराकर उस मुई सावित्री से प्रेम करने चले थे, क्यों? फिर वह थोड़ा सा झुकी, थोड़ा सा बेबस होकर चंदन के सिरहाने बैठ गई। उसने उसका सर अपनी गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने विवश होकर चंदन के सर को अपने सीने से लगा लिया और बरबस उसके होठों को चूमने लगी और कहने लगी, अब तुम किसी के पास नहीं जा सकते। अब तुम मेरे हो गए, सदा के लिए मेरे चंदनहार। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी चंदनहार, कृष्णचंद्र की कहानी चंदनहार? अगर अच्छी लगी हुई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही प्रसिद्ध और चर्चित कहानीकारों की कहानियाँ मैं अपने चैनल पर समय समय पर लेकर आऊँगी। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।